हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो वर्ब के टाइप चल रहे थे ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब तक हमने कितने वर्ब्स के टाइप्स को देख लिया है। तो सबसे पहले हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो बेटा एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब इन पर आधारित मैंने एक वीडियो बना दिया है। इसी के साथ में यदि हम बात करें फिनिट वर्ब की, जो कि मेन वर्ब का एक टाइप है जिसकी की 5 फॉर्म्स बन सकती है, इसके जो चारों टाइप्स थे ना बेटा, इनको भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। इनमें से मैंने एक वीडियो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बनाया था और दूसरा जो वीडियो था बेटा रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के बारे में बनाया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो नॉन फिनिट के जो टाइप्स है ना, 3 टाइप्स, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो इनमें से जो ये फर्स्ट टाइप है जिरंड, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। हम इस वीडियो में जिरंड की मीनिंग, जिरंड के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा कि भाई जो जिरंड है ना, वो किन किन वर्ब के साथ में आना बहुत जरूरी है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा कि जो जिरंड है ना, उसको हम हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा, जो जिरंड है इसको वास्तव में जिरंड नहीं बोलते, क्योंकि इसमें जो डी है ना वो साइलेंट होता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जेरन, GERUN, यही बोला जाता है, डी नहीं बोला जाता। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें कि वास्तव में जेरन होता क्या है, तो वो बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रूप वाली वर्ब होती है, जो कि वास्तव में बेटा वो वर्ब न होकर किसी भी सेंटेंस में एक नाउन के रूप में काम करती है। तो इस तरह की फॉर्म वाली वर्ब को, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर और बनने वाली जो वर्ब है जो कि वर्ब का न काम करके केवल और केवल सेंटेंस में नाउन के रूप में लिखी जाती है, उसको हम बेटा जेरन बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है ना, वो कहाँ लिखा जाता है। तो देखिए बेटा, जो भी नाउन होता है ना, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वहां पर बेटा या तो नाउन लिखा जाएगा या प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं तो वो तो फोर्थ फॉर्म बनती है, लेकिन बेटा इस तरह की बनने वाली जो फोर्थ फॉर्म है वो मेन वर्ब की जगह यूज में ली जाती है, मतलब इस कंडीशन में उसे मेन वर्ब कहा जाएगा। जबकि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रूप वाली वर्ब यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में लिखी जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब न होकर वास्तव में क्या है, जेरन है। यदि हम जेरन को एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो बेटा इसमें मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसमें अशोक प्लेज क्रिकेट, अशोक क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो अशोक है और ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि अशोक एक्चुअल में क्या है, नाउन है। ठीक इसी तरह से यदि हम इसका ऑब्जेक्ट देखें तो वो है बेटा क्रिकेट, और ये भी बेटा क्या है, क्रिकेट एक नाउन है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेटा शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। तो बेटा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शी क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह से इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखें तो वो है बेटा हर क्लॉथ्स, तो ये क्लॉथ्स भी क्या है, नाउन है। तो कहना मैं यही चाह रहा था इन दोनों सेंटेंसेस में कि भाई जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड एग्जाम्पल की। इसमें लिखा हुआ है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो बेटा आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग। अब आप कहोगे सर ये तो मेन वर्ब है। बेटा ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब होती तो ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद में आती मेन वर्ब, लेकिन ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब जरा सोचिए, मैंने बोला स्विमिंग, तो क्या वास्तव में कहने के दौरान मैं क्या स्विम कर रहा था, मतलब तैरने का काम कर रहा था? नहीं बेटा, यहाँ पर मैंने तैरने का नाम लिया है, मतलब स्विमिंग का नाम लिया है, काम नहीं किया। अगर नाम लेते हैं तो जो भी नाम लेते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो स्विमिंग है यहाँ पर नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है ही डिसलाइक्स स्विमिंग। तो बेटा यहाँ पर भी एक वर्ड है स्विमिंग, लेकिन ये कहाँ पर आया है, ये फोर्थ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है।
ठीक इसी तरह से हम बात करें फिफ्थ सेंटेंस की, तो वो है दे वर स्विमिंग इन द रिवर। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो स्विमिंग आ रहा है ना, वो किसके बाद में आ रहा है? वर के बाद में। और वर क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आए वो मेन वर्ब होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पर फिफ्थ सेंटेंस में स्विमिंग आ रहा है ना, ये बेटा वर्ब है, न कि एक नाउन के रूप में काम करने वाला जेरन। तो उम्मीद है बेटा आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा कि जेरन होता क्या है। अगर नहीं भी पता चला है तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। जेरन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप वाली वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखी जाती है और वो वहां पर वर्ब का काम न करके एक नाउन के रूप में काम करती है। अब इन सभी एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में हम बेटा जेरन के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में 5 रूल्स इंक्लूड किए हैं, तो उनको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इन रूल्स को पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हमें जेरन का प्रयोग कैसे सही तरीके से करना है और जेरन के लिए कौन सी वर्ब को फॉलो किया जाता है। अगर हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो बेटा ये रूल हमें ये कहता है कि जेरन का जो यूज है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी शब्द यूज में लिया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में हम नाउन या प्रोनाउन को शामिल करते हैं। अब जो ये वॉकिंग है ये नाउन ही तो है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो गिने चुने ही होते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बेटा यहाँ पर है He loves dancing। तो बेटा यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में dancing फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप वाली वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो dancing है वो नाउन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। अब आप कहोगे सर कि आपको पता कैसे चला कि ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि बेटा मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या शामिल करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अगर हम बात करें रूल नंबर सेकंड की, तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है कि जेरन का जो प्रयोग है वो जितने भी मैंने यहाँ पे प्रपोजिशन लिखे हैं ना, इनके बाद जरूर होता है। उन प्रपोजिशन में फॉर, फ्रॉम, बाय, ऑन, इन, एक्ट, आफ्टर, बिफोर, विदाउट एंड टू, इन प्रपोजिशन को शामिल किया गया है। बेटा ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड लिखा है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। वैसे तो अगर ये दोनों अलग अलग वर्ड होते ना, प्री और पोजीशन, तब बोलते हैं इनको प्रीपोजिशन, लेकिन अब एक साथ आ गए तो इसको बोलेंगे प्रपोजिशन। लेकिन आपको बेटा इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपको पता होगा कि भाई जो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा। लेकिन यदि हम टू की बात करें तो आपको अब तक यही पता होगा कि टू के बाद में यदि वर्ब आ रही है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही शुरू होती है या फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आती है। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा ये कुछ मैंने मेन वर्ब लिखी है, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed to, habituated to, addicted to और used to और take to। तो इनके बाद में भी बेटा टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टू के बाद में जो वर्ब आएगी उसका आप फर्स्ट फॉर्म रूप ही लिखेंगे, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो टू है ना, सच बता रहा हूँ, ये एक प्रपोजिशन का हिस्सा नहीं है। ये टू लुक फॉरवर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि लुक फॉरवर्ड टू बोलोगे तभी इसका हिंदी अर्थ आशा करना निकल के आता है। अगर आपने यहाँ से टू हटा दिया ना तो वास्तव में इसका अर्थ आशा करना नहीं होगा। तो मतलब ये है, ये जो जितने भी टू आ रहे हैं इन वर्ड्स के बाद में, ये प्रपोजिशन न होकर ये इन शब्दों का हिस्सा है। और इनके बाद में हमेशा जेरन का प्रयोग होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली जो नाउन है उसका इस्तेमाल होता है, न कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रूप वाले इंफिनिटिव का। तो चलिए इनको समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटा, राहुल सेव्ड हर फ्रॉम ड्राउनिंग। राहुल ने उसको डूबने से बचाया। अब यहाँ पे फ्रॉम क्या है बेटा? प्रपोजिशन। और मैंने कहा था बेटा कि जो ये फ्रॉम प्रपोजिशन है इसके बाद में हम हमेशा जेरन का यूज करते हैं। यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। देखो गलती कर दी ना हमने, एडिक्टेड टू
का पूरा मतलब होता है बेटा किसी भी गलत चीज का, गलत आदत का आदी होना। अब अगर आप यहाँ पर टू को प्रपोजिशन समझेंगे तो आप क्या गलती कर बैठेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में किया है, स्मोक। तो बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सही सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। मैंने कहा था ना कि ये जो वर्ड है एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, इनके बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म वाली वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज यूज्ड टू डांस इन द पार्टी। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि जो उसकी आदत है ना वो क्या है, पार्टियों में नाचने की। तो यहाँ पर बेटा यूज्ड टू लिखा हुआ है, यूज्ड टू के बाद में आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया तो गलत हो गया। और मैंने कहा था यूज्ड टू के बाद में किसका प्रयोग करना है, हमेशा जिरंड फॉर्म वाले नाउन का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आता, डांस की जगह डांसिंग। यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें यह कहता है कि यदि जेरेंड से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखना ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना ये हमेशा सजीव होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए। अगर इस तरह के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा बेटा पॉजिटिव केस में ही लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज शॉक्ड एट राहुल कमिंग हियर, कि उसे एक धक्का लगा, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि राहुल यहाँ पर आ रहा है। तो बेटा देखिए कमिंग जो है वो जेरेंड रूप में है और इससे पहले जो नाउन आया है वो सजीव है राहुल। तो बेटा यहाँ पर केवल राहुल नहीं लिखना था, यहाँ पर राहुल का जो पॉजिटिव केस होता है, और आपको पता है बेटा कि किसी भी सजीव संज्ञा का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो आप उस संज्ञा के बाद में, मतलब उस नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, शी वॉज शॉक्ड एट राहुल्स कमिंग हियर। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है बेटा ही हर्ड ऑफ देम लूजिंग द मैच, कि भाई उसने उनको मैच हारते हुए सुना, मतलब वो बातें कर रहे थे कि भाई हम अब मैच हारने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा लूजिंग एक जेरेंड फॉर्म में आ रहा है और इससे पहले जो प्रोनाउन आ रहा है वो क्या है बेटा, लिविंग प्रोनाउन है, क्योंकि हम दे का इस्तेमाल हमेशा सजीव संज्ञा के स्थान पर करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जो दैम है ना वो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि हमें कौन से केस का इस्तेमाल करना चाहिए था, पॉजिटिव केस का। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, ही हर्ड ऑफ देयर लूजिंग द मैच। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 हमें यह कहता है बेटा यदि जेरेंड से पहले किसी भी नाउन का प्रयोग होता है, अब यहाँ पर जो नाउन आएगा ना वो क्या होगा बेटा, निर्जीव नाउन होगा, नॉन लिविंग नाउन होगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव केस के लिए अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने आपको केस वाले टॉपिक में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि यदि कोई भी नॉन लिविंग नाउन होता है तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए आपको ऑफ का यूज करना होता है, न कि अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देयर इज डेंजर ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, कि भाई यहाँ पे ये खतरा है कि ये जो दीवार है वो गिर सकती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा फॉलिंग जो है वो क्या है, जेरेंड के रूप में यूज हो रहा है, और इससे पहले जो नाउन आ रहा है वॉल, वॉल क्या है बेटा, नॉन लिविंग है। तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो नॉन लिविंग का यदि आपको पॉजिटिव केस बनाना है तो बेटा इस नॉन लिविंग नाउन से पहले आप ऑफ का यूज पहले ही कर चुके हैं और ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है ऐसे नॉन लिविंग नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए। तो जब आपने पहले ही ऑफ का प्रयोग कर दिया तो बाद में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें इस वीडियो के लास्ट रूल की, मतलब जेरेंड के करेक्ट यूज करने का जो लास्ट रूल है वो है बेटा रूल नंबर 5। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ब्स लिखी हैं। इन वर्ब्स के बाद में हमेशा बेटा जेरेंड फॉर्म का ही यूज होता है, मतलब यहाँ पर इन वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाता है। तो बेटा आपको क्या करना होगा, इन वर्ब्स को अच्छी तरह से याद करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो बेटा इन वर्ब्स का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और बाद में जैसे भी टाइम मिलता है तो इनको आप याद जरूर करिएगा। और बेटा इन्हीं वर्ब्स में कुछ और वर्ब्स हैं जो कि आपको आने वाली स्लाइड में देखने को मिलेंगी, तो उस स्लाइड का भी बेटा आप स्क्रीनशॉट खींच लेना और उनको बाद में जाकर अच्छी तरह से याद करना। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पर जो पिछली स्लाइड थी उसकी बाकी बची हुई जो वर्ब थी ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी, तो इस स्क्रीन का भी बेटा आप स्क्रीनशॉट खींच लेना ताकि बेटा आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो और आपको जो ये वीडियो है बार बार चलाने की जरूरत भी न पड़े।
अब यहाँ पर बेटा हम रूल नंबर जो 5 है ना उसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है दे डिसलाइक टू ईट मीट। तो बेटा मैंने आपको रूल नंबर 5 में डिसलाइक वाली वर्ब भी लिखवाई है। तो बेटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिसलाइक के बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, मतलब इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता। किसका प्रयोग होता है? हमेशा जेरंड का यूज होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, दे डिसलाइक ईटिंग मीट, कि वो मीट खाना पसंद नहीं करते। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है आई कांट एक्सक्यूज हर कमिंग लेट। तो देखो बेटा यहाँ पर जो एक्सक्यूज है ये एक मेन वर्ब है और इसके बाद में हमेशा जेरंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो कमिंग है वो जेरंड फॉर्म में है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है बेटा, ही शुड अवॉइड टू ड्रिंक। तो बेटा यहाँ पर भी देखिए अवॉइड के बाद में हमेशा जेरंड फॉर्म का यूज होता है, न कि इन्फिनेटिव का। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, ही शुड अवॉइड ड्रिंकिंग। तो उम्मीद है बेटा आपको जेरंड की मीनिंग, जेरंड के जो 5 रूल्स हैं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को मैं अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।